हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है सी ए हेमंत शर्मा और आज हम इस वीडियो में एनबीसीसी के शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करें, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं एनबीसीसी के शेयर के बारे में। एनबीसीसी जो कंपनी है वो 1960 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड सब्सिक्वेंटली इसको नवरत्न का स्टेटस मिल गया। अब नवरत्न स्टेटस की क्या रेलेवेंस है एनबीसीसी के लिए? बेसिकली जिस कंपनी को इस तरीके के स्टेटस मिल जाते हैं उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने की एक ऑटोनॉमी आ जाती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, कि 1,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट या कोई प्रोजेक्ट एनबीसीसी कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, इवन दो द गवर्नमेंट इज होल्डिंग सब्सटेंशियल नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। एंड उसके बाद हम ये देखते हैं कि एनबीसीसी के जो प्रिंसिपल सेगमेंट है वो तीन है, जिसमें से है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जिसका रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू का 93% तक है। एंड अगला जो सेगमेंट है वो है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जिसका जो परसेंटेज है टोटल रिवेन्यू का वो 4% है। एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट वो 3% ऑफ टोटल रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एनबीसीसी के टोटल रिवेन्यू का। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एनबीसीसी एक डेट फ्री कंपनी है, जहां इस सेगमेंट में इसकी जो पीएस कंपनीज हैं वो हाईली लीवरेज्ड है। काफ़ी ज़्यादा लोन मार्केट से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने उठा रखा है। वही एनबीसीसी एक डेट फ्री कंपनी है और इसकी जो 61% शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो सबसे पहले हम इसका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर ही समझते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2020 टोटल 180 करोड़ शेयर्स में से 61.75% यानी कि 111 करोड़ शेयर गवर्नमेंट के पास है। एंड 38.25% शेयर्स यानी कि 68 करोड़ शेयर्स वो जनरल पब्लिक म्यूचुअल फंड्स इन और अदर एंटिटीज़ या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे 111 करोड़ शेयर्स 60 जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 61.75%। एंड जो बचे हुए 38.25% है एज ऑन 31 मार्च 2020 वो इन कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है। म्यूचुअल फंड के पास 5.23% है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास 5.79% है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 7.82% है और अदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बैलेंस परसेंटेज है। तो इस तरीके से 38.25% यानी कि 68.84 करोड़ शेयर्स पब्लिक के पास एंड 61.75% 111.15 करोड़ गवर्नमेंट के पास है। ये इसका टोटल ब्रॉड डिवीजन है। अब एक छोटी सी एनालिसिस देखते हैं हम। जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिड्यूस हो रही है। 31 मार्च 2019 को 68.18% से वो 31 मार्च 2020 को 61.75% आ गई है, यानी कि लगभग 6% रिड्यूस हो गई है। बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है? गवर्नमेंट अपना शेयर क्यों रिड्यूस कर रही है? गवर्नमेंट अपना जो शेयर सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनके अंदर अपने शेयर्स रिड्यूस कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए, रन करने के लिए पैसा चाहिए और कहीं से तो गवर्नमेंट पैसा लाएगी। टैक्स कलेक्शन वगैरह, जीएसटी कलेक्शन वगैरह शॉर्ट पड़ जाते हैं, तो ये एक डिसइन्वेस्टमेंट भी एक उनकी स्ट्रैटेजी है अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए या पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट के चलते उन्होंने पिछले साल इसमें 6.11% शेयर्स को डिसइन्वेस्ट किया था, इस साल 6.43% को डिसइन्वेस्ट किया है। मतलब उन्होंने थ्रू सीपीएसई ईटीएफ और भारत 22 ईटीएफ इन्होंने डिसइन्वेस्ट किया।
जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट ने अपने जो शेयर्स को डिसइन्वेस्ट किया उनकी डिटेल ये रही। फॉर 1920 द परसेंटेज इज़ नोन बट डिटेल फिगर्स आर येट टू कम। 30 तारीख को इनकी बोर्ड मीटिंग है, उसके अंदर एनुअल अकाउंट्स वगैरह जो अप्रूव होंगे वो सब उसके अंदर सब हमको डिटेल्स पता लग जाएंगी। फाइनेंशियल ईयर, अब हम करते हैं अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर की बात। अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो डबल हो गया है, सीधे 65,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ हो गया है। तो गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग और डाइल्यूट कर सकती है इस कंपनी के अंदर, बट ये घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की चाहे शेयर होल्डिंग 65% हो चाहे 51% हो, गवर्नमेंट का दबदबा तो रहेगा है ना उस कंपनी में, ठीक है ना। आज भी अगर आप देखोगे इसकी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो वहाँ कहते हैं कि विदाउट रिकमेंडेशंस डायरेक्टर्स को या एमडीज को अपॉइंट कर दिया, या उनकी कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं हो रहा, तो उसके अंदर एक वो आता है कि जी डायरेक्टली प्रेसिडेंट से अपॉइंटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन अपॉइंटमेंट्स वगैरह में रहती है, ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन भी है। रेड टेपिज्म ठीक है, एक अलग इशू है, लेकिन कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन भी है कि भैया गवर्नमेंट की छत्र छाया के अंदर वो कंपनी काम कर रही है। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स की भी शेयर होल्डिंग बढ़ रही है। तो ये तो रहा इसकी शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर की बात। अब हम इसमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, भले ही गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कम हो रही है, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ने अपना सब्सटेंशियल पोर्शन इस कंपनी के अंदर बरकरार रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक नवरत्न कंपनी है। डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के तहत जरूर गवर्नमेंट इसके कुछ शेयर्स बेच पिछले सालों में चुकी है और शायद आने वाले अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ शेयर निकाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर इज़ वीक। गवर्नमेंट के पास अच्छे क्वांटिटी में शेयर्स हैं इसके। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने नीचे भी देखा कि इसकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा की शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। भाई गवर्नमेंट की रिड्यूस हुई है तो इन पैरेलल एंटिटीज़ की इंक्रीज भी हुई है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, एनबीसीसी के ग्लोबल ऑपरेशंस भी है, इस कंपनी की ग्लोबल रीच है। इसने काफ़ी सारे कन्वेंशन सेंटर, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अलग अलग कंट्रीज़ में बनाए हैं। उनमें से कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ लिखे, कई के लिखे भी नहीं है। काफ़ी सारी इसकी ग्लोबल रीच है, बाहर भी ये बहुत काम कर रही है एनबीसीसी। अब इसके हम थोड़े से शेयर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेसिकली जब ये इस कंपनी की जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये पर शेयर की थी मार्च 2016 में। ये शेयर स्प्लिट हो गया था, एक शेयर 2 रुपये, मतलब एक शेयर जिसकी वैल्यू 10 थी वो 2 के 5 शेयर में स्प्लिट हो गया था। उसके बाद ये बोनस शेयर लेके आए। बोनस शेयर में हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिला। फिर नेक्स्ट अप्रैल 2018 में इन्होंने फिर से शेयर को स्प्लिट करा, जहाँ ये 2 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर 1 रुपये की फेस वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अकॉर्डिंगली अब फाइनल जो हमारे पास शेयर की फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ पर शेयर है। अब सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी का क्या है, कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है पिछले 5 सालों से, लगातार डिविडेंड दे रही है। और अब 30 जून 2020 को उसकी बोर्ड मीटिंग है एंड होप्स आर हाई कि ये इस बार भी डिविडेंड देगी। दो इसका प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा कम आया, मार्जिनली कम आया, लेकिन डिविडेंड्स इसने दिए और इस बार भी देने के पूरे चांसेस हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे हमने बताया, इसके जो फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस था इसका 23.80 पर शेयर का प्राइस रहा है और इसके टोटल 180 करोड़ शेयर्स हैं। मार्केट कैप इसकी करंट मार्केट प्राइस पे 4,284 करोड़ बैठती है एंड इसकी बुक वैल्यू जो है वो 8.69 है। अब मार्केट वैल्यू इसकी 23.80, बुक वैल्यू 8.69। तो इसकी जो प्राइस बुक रेशियो आ रहा है वो 2.74 आ रहा है। कई लोग इसको अट्रैक्टिव नहीं फाइंड करेंगे, लेकिन प्लस इसका जो पीई है,
पी 11.17 है। ये दो चीज़ों की वजह से कई लोग सोचेंगे कि ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आप अगर इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को देखें जो अब होने वाले हैं, जो दिल्ली में इनका प्रोजेक्ट है नरोजी नगर में, वहाँ कंपनी के एमडी ने एक इंटरव्यू में इकोनॉमिक टाइम्स के साथ फेब 2020 में ये डिस्क्लोज किया या ये हिंट दिया कि कंपनी को नरोजी नगर के प्रोजेक्ट से अप्रॉक्सीमेटली 10% का प्रॉफिट है। वट एवर इट इज़ इन्वेस्टिंग इट इज़ अर्निंग 10% ऑफ द सेम। एंड जो इसके अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं उसमें भी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब आईबीसी प्रोसीडिंग्स है आम्रपाली की एंड जेपी की, आम्रपाली की एंड जेपी की, उसमें भी कंपनी को बचे हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगभग 8% का मुनाफा मिल सकता है। तो अब सिर्फ इन दो पॉइंट्स की वजह से कि इसका प्राइस बुक रेशियो अच्छा नहीं है या पीई रेशियो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, ये शेयर ख़राब नहीं हो जाता। इस कंपनी की ऑर्डर बुक इतनी भरी पड़ी है, इस कंपनी के पास काफ़ी ऑर्डर्स हैं। अगेन फेब 2020 में 72,000 करोड़ रुपीस की इसकी ऑर्डर बुक थी। तो आप सोचिए इस कंपनी के पास कितना बिजनेस है। प्लस अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स जो टिकर टेप एक काफ़ी मशहूर वेबसाइट है इससे रिलेटेड। यहाँ पे एक कोट मुझे देखने को मिला, मैंने फिर देखा उसको एनालाइज भी किया कि स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। यस, देखो आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे सेफ हैं इस कंपनी के अंदर। कंपनी इज़ डेट फ्री। आप मोस्टली अगर आप देखें कंपनी की जब हालत ख़राब होती है तो वो ओवर लीवरेज्ड होती हैं या उनका धंधा बिल्कुल ही चौपट हो जाता है, बिजनेस मॉडल ख़राब होता है या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं होते। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट की लैंड्स हैं पुरानी या जो गवर्नमेंट को रीडेवलपमेंट करानी है या डेवलपमेंट करानी है, उसके लिए ये एक प्रेफरेंशियल कैंडिडेट है। मतलब और कैंडिडेट्स के ऊपर एनबीसीसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट दिया जा सकता है। जहाँ टेंडर नहीं होगा, जहाँ नॉमिनेशन होगा, वहाँ इसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो आप सोचो इसके लिए बिजनेस रेडी खड़ा है। डिविडेंड्स रिटर्न इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इट इज़ कंटिन्यूसली पेइंग डिविडेंड फॉर लास्ट 5 years एंड होप इट विल पे डिविडेंड ऑन अपकमिंग बोर्ड मीटिंग डेट 30 जून 2020। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये एनबीसीसी अनलिवरेज्ड कंपनी है, बिल्कुल इसमें जिसे कहते हैं ना कोई उसकी बात नहीं है लोन वगैरह की। अब इसके हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट थोड़ा सा कट हो गया लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसमें जो फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में इसका जो प्रॉफिट मार्जिन था, रेवेन्यू इंक्रीज किया था, बस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ था, मार्जिनली 4 या 5% के आसपास। तो डैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि अब इस कंपनी के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंसीडरिंग द प्रोजेक्ट्स इट कैन गेट इन आईबीसी, नरोजी नगर प्रोजेक्ट्स क्लियरेंसेस एंड अदर प्रोजेक्ट्स इन इट्स हैंड, और जो ऑर्डर बुक इनकी बढ़ रही है डे बाय डे। और 30 जून की जो मीटिंग है उसका हम इंतज़ार करते हैं कि उसमें क्या प्रॉफिट्स आते हैं या क्या इनका टारगेट्स अचीव होते हैं या नहीं होते हैं, वो एक हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट रहेगा। अब हम आपको एक और इसके अंदर बताते हैं कि इसका पॉसिबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, हमने पहले भी बताया। उसके अंदर वो अपने एसेट्स को कोर और नॉन कोर एसेट्स में बांट रही है। नॉन कोर एसेट्स वो हैं, जैसे आपने देखा होगा HMT घड़ी आती थी जो कंपनी गवर्नमेंट की थी, वो बंद हो गई। अब HMT घड़ी के पास इतना सारा लैंड है, इतना सारा इंडस्ट्रियल लैंड है, रेसिडेंशियल भी लैंड है क्योंकि जहाँ उनके एम्प्लॉयज़ रहते थे, स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह, काफ़ी लैंड है। सिमिलरली और भी कंपनीज़ हैं जो बंद हो गई
जैसे NTC उसकी हालत ख़राब है, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, लेकिन उसके पास लैंड वगैरह बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, तो गवर्नमेंट उसको नॉन कोर एसेट में क्लासीफाई करके NBCC जैसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को उसको डेवलप करने के लिए देगी, सो डैट कि उससे हायर रिटर्न्स और हायर वैल्यू या हायर बेनिफिट गवर्नमेंट उसको रियलाइज कर पाए। तो ये भी एक NBCC के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, जो उसकी ऑर्डर बुक को भरा हुआ रखेगी, ऑर्डर बुक को पूरा रखेगी। और सबसे बड़ा जो प्लेयर है ना गवर्नमेंट का, वो NBCC है इस कामों के लिए, डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, इस तरीके के कामों में गवर्नमेंट NBCC को ही प्रेफरेंस देगी। तो NBCC जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, उस गवर्नमेंट इससे दो धारी तलवार है। गवर्नमेंट को तो उसका अच्छी रिटर्न्स मिल रही है उसके एसेट्स की, और NBCC को उसकी ऑर्डर बुक पूरी मिल रही है, प्लस एक प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो NBCC की ऑर्डर बुक अच्छी है। अब 30 जून की जो इनकी मीटिंग है, देखते हैं उसमें इनका क्या रिजल्ट्स आए, एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं 31 मार्च 2020 के। अब रही बात कि इस शेयर में हमें करना क्या चाहिए, ये सारे फैक्ट्स हमने जो बताए, इसके बाद हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए। देखिए, एंट्री ले सकते हैं इस लेवल पे। इट इज़ गुड टाइम टू कंसीडर एंट्री इन द स्टॉक। इट इज़ नॉट ओवरबॉट स्टॉक। आपने देखा होगा ये पीछे काफ़ी 60-70 रुपए के लेवल पे भी रहा है। तो अभी जो लेवल है इसका एडिक्वेट है, वन कैन एंटर इनटू द स्टॉक सेफली, बट फ्रॉम अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव और अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग। और शॉर्ट टर्म होल्डिंग अगर आपको करनी है तो वो 38 जून की जो मीटिंग है उसके बाद कंक्लूड होगा कि भाई ये इसका क्या प्रोस्पेक्ट है, इमीडिएट प्रोस्पेक्ट क्या है। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप लेके भूल जाए, और आपको ये प्रॉफिट ही देकर जाएगा, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक बड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द फ्यूचर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक अकेला सेक्टर है जो जॉब भी, गवर्नमेंट भी उस पर फोकस करेगी, जॉब जनरेट करेगा। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जितने लोग जॉबलेस हुए हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को इस सेक्टर पे फोकस करे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा निकल के आए। तो NBCC का जो मेरा ओपिनियन है वो होल्ड का है, एंड वन मे एंटर इनटू इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो टिल द टाइम उसकी 30 जून की मीटिंग है, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आप इन फैक्ट्स को कंसीडर कीजिए, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो यू नीड नॉट टू वरी कि ये हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट से ऊपर नहीं आ रहा, या क्यों नहीं आ रहा, या ये इतना स्टैग्नेंट क्यों हो गया कुछ दिनों से। उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बढ़िया शेयर है, लेके भूल सकते हो आप इसको। ठीक है सर, तो अब मैं आपकी इजाज़त लूँगा। नमस्कार, ओके, बाय।